सीरीज में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसा मान लो कि अपने पास जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक अपन सारी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन उनको टुकड़ों में तोड़कर कवर करेंगे ताकि आपको जिस भी चीज में दिक्कत हो वो पर्टिकुलर चीज आप यहाँ से स्टडी कर पाओ। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अभी कूलम्ब लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। पहले इसके थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद अपन इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी बन सकते हैं, जिस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो आपको कूलम्ब लॉ पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये किसके लिए वैलिड है। इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कल को यदि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस का शेप बड़ा रहेगा, शेप साइज बड़ा रहेगा, उस केस में अपन और कोई तरीके से कूलम्ब लॉ को ही तोड़ मरोड़ कर यूज करके अपन उन पे फोर्सेज वगैरह जो चीजें भी फाइंड आउट करनी होगी अपन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कूलम्ब लॉ अपन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरी बात, ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। थोड़ी सी आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि अपन चार्जेस की बात कर रहे हैं और उन पे कूलम्ब लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। कूलम्ब लॉ उन पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताएगा। अब वो फोर्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर में चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव जो चार्ज होंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे, यदि वो सेम टाइप के चार्ज है, सेम नेचर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है। और यदि वो अनलाइक चार्जेस है, यानी उनका नेचर जो है सेम नहीं है, तो एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा क्या हो गया पॉजिटिव। तो मैं यहाँ ये बात लिखना चाह रहा हूँ कि जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस में क्या आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस का मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको कूलम्ब लॉ में फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आते हैं अपन कूलम्ब लॉ जो जिस फॉर्मूले के बारे में बात की गई है उसके बारे में अपन पढ़ना चाहते हैं। तो पहला केस मैं ले रहा हूं इन वैक्यूम, इन एयर या इन फ्री स्पेस। इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आपके सामने आ सकता है। कुल मिलाकर ये तीनों ही जो है, इसमें मीडियम हो चाहे ना हो, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। एयर एयर में मीडियम मीडियम जो है वहां पर होगा। और अपन यहाँ जो जिस मीडियम की बात करने जा रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स का कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब उनके प्लस माइनस जो है या उनका जो सेंटर है वो एक ही जगह रहेगा। ऐसा नहीं कि उनका कोई डाइपोल मोमेंट आएगा। तो यदि कोई पोलराइजेशन नहीं है उनका, ऐसा कोई मीडियम है, तो क्वेश्चन में उसको बोला जाएगा वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस। उस केस में कूलम्ब लॉ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, होगा तो पॉइंट चार्जेस के लिए मान लो एक चार्ज कितना है Q1 है, एक कितना है Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच का ये जो फोर्स आता है यहाँ पर वो आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं यहाँ कोई ऐसे नहीं बता रहा कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उतना सारा लिख कर ये फोर्स लिखो। इसके बजाय मैंने डायरेक्टली लिख दिया है फोर्स क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो एक K है, K से लिखा है। और इस K को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
इस के का वैल्यू, अपन वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, होता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट की अपन बात करें तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। के को आप क्या लिखोगे, फोर्स को आप न्यूटन लिख दो, आर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर लिख दो, Q1 को जो आप कूलाम में लिखो तो C लिख दो, और Q2 को भी आप कूलाम में लिखो तो C लिख दो। तो आपके पास ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को ही अपन ने एक दूसरे तरीके से लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोला जाता है बेटा परमिटिविटी ऑफ, इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस। मैं लिख देता हूँ फ्री स्पेस, बाकी कोई सा भी नाम आ सकता है आपके सामने। अगेन के का वैल्यू आपके पास है, फोर आप वैल्यू जानते हो, पाई आप आपके पास वैल्यू है, तो यहाँ से सोल्व करने पर एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी आ जाएगा, और ये वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। यूनिट क्या होगा, 4 पाई एक कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास क्या आएगा, जो के का यूनिट है उसका ठीक उल्टा, यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गए। अगली जो यहाँ पर आपको बात पता होनी चाहिए, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला इसी का लिख लेते हैं बेटा, के का इसका उल्टा हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। बताओ क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर। आप जानते हो कूलाम को, चार्ज को कैसे लिख सकते हो, करंट इंटू टाइम लिख सकते हो। यदि अपन सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो करंट को आई से लिख देते हैं, या ए से भी लिखा मिल सकता है, टाइम को टी से लिख दिया उसका स्क्वायर, अपॉन न्यूटन को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन से सिंपल सोल्व करके देखोगे तो m1 L1 T - 2 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर L⁻²। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अगला, आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स लगेगा, यदि मान लो लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, लाइक चार्जेस है, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके अलोंग डायरेक्टली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और न्यूटन के थर्ड लॉ से इसने इस पर F फोर्स लगाया है, तो Q1 वापिस Q2 पर F ही फोर्स लगाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरी बात, यदि अनलाइक चार्जेस होंगे, उस केस में एक मान लो पॉजिटिव हो गया, Q1 पॉजिटिव हो गया तो Q2 को नेगेटिव, या Q1 नेगेटिव हो गया तो Q2 पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग, और फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उसी तरीके से आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ऊपर अपन ने बात कर ली है उस बारे में, ठीक है। अब इस फोर्स की खास बात क्या है कि ये फोर्स हमेशा इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। इसका मतलब आप Q1 को उठाकर कहीं भी ले जाओ, Q2 के कारण जो फोर्स आएगा हमेशा Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही आएगा। और ऐसा जो फोर्स है, आपने 11th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भी जो है अब ध्यान रखना आगे से, कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं उसी बात को लिख रहा हूं बेटा कि इसको क्या बोला जाता है, इज ऑलवेज अलोंग अलोंग द लाइन joining between these two charged particles. So this force is a central force। सेंट्रल को मैं अंडरलाइन कर देता हूं बेटा, बड़ी काम की बात है। आपने 11th में पढ़ा था बेटा
जब फोर्स के कैटेगरीज पढ़े थे या फोर्सेस के कारण वर्क डन आप पढ़ रहे थे डब्ल्यूपीई में, वर्क पावर एनर्जी में, तो आपने एक टाइप ऐसा भी पढ़ा था कि यदि कोई फोर्स हमेशा एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, चाहे वो पॉइंट मूव हो रहा हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो उसको हमेशा सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पर जो है, इस Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स आएगा हमेशा Q1 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही आएगा, चाहे Q1 को आप कहीं भी ले जाओ। और सेंट्रल फोर्स जो है, उसकी खास बात क्या होती है, सेंट्रल फोर्स है उसकी खास बात क्या होती है कि पहली बात तो इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी सेंट्रल फोर्स होता है उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं पर भी आएगा तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दूसरी बात, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और उसके अलावा ऐसे जो भी फोर्सेस होंगे जो सेंट्रल फोर्स है, वो कैसे होते हैं नेचर में, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपके लिए फायदा क्या हो गया है कि इनके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन बेकार नहीं जाता है। जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप किसी ब्लॉक को खींचकर लेकर जा रहे हो और सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वो बेकार चला जाएगा, कोई हीट लॉस वगैरह में चला जाएगा। उसे वापस जो है आप कोई और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उनके अगेंस्ट जो भी वर्क डन करोगे वो कहीं ना किसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो जो फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके अगेंस्ट जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आप इस बात को नोट डाउन कर लेना बेटा, कोई दिक्कत। चल, अगला केस है इसमें कि यदि मीडियम पोलराइज्ड हो तो क्या होगा उस केस में। तो मीडियम पोलराइज्ड है तो उस केस में क्या होगा उस बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल जो है दोनों ही चार्जेस को, Q1 को भी पॉजिटिव ले रहा हूं यहाँ पर और Q2 को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, बातें सारी सेम होगी। मैंने समझने के लिए दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, Q1 पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट कर, सॉरी रिपेल करेंगे यहाँ पे। बट उसके अलावा यहाँ पर एक और फिनोमेना हो रहा है, वो क्या है कि इस बार जो मीडियम है, इनके आसपास का जो मीडियम है वो कैसा है, पोलराइज्ड है। यानी उसमें प्लस माइनस अलग हो सकते हैं और उनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का भी डाइपोल मोमेंट आ सकता है। तो बताओ Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, वो जो आसपास का मीडियम है उसके माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस को दूर रिपेल करेगा। प्लस उसके लिए लाइक हो जाएगा, रिपेल करेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस मीडियम में, तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को दूर भेजेगा। माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को दूर भेजेगा। माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस को दूर भेजेगा। इसी प्रकार से आगे भी ऐसा चलता जाएगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस को दूर भेजेगा। ये चलता जाएगा बेटा। और सेम यही काम कौन कर रहा होगा, ये Q2 भी कर रहा होगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस को दूर भेज रहा होगा। माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस को दूर भेज रहा होगा। ठीक है, माइनस को जो अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस को दूर भेज रहा होगा। ऐसा चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अभी भी मैं देखूं कि Q1 के कारण Q2 पर, मान लो इनके बीच का सेपरेशन R है, तो Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स आएगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन। ठीक है, ये जो फोर्स आएगा वो अभी भी रिपल्सन का आएगा। और कितना आएगा, वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू रख दिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वही सेम फोर्स आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Q1 के कारण Q2 पर अभी भी वही फोर्स आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग चीजें भी है। और अलग चीजें क्या है कि ये Q1 जो फोर्स लगा रहा है, ये बताओ, इसमें ये जो प्लस माइनस है, ये दूर वाले प्लस माइनस तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है क्या, तो इनके प्लस माइनस जो है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है तो न्यूट्रल हो जाएंगे। और जो सबसे लास्ट में बचेगा इनका प्लस, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। भाई लास्ट में जो है प्लस माइनस सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं और लास्ट में कौन सा बचेगा, प्लस बचेगा। वो जो प्लस है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है
और कूलम्ब्स लॉ से अपन जानते हैं कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसके कारण फोर्स जो है आप क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आसपास का चार्ज है बेटा, ये जो आसपास का नेगेटिव चार्ज आ रखा है, ये जो इंड्यूस चार्ज हो रखा है, ये जो पोलराइज हो चुका है, इसके कारण ये जो Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, ओवरऑल अट्रैक्ट करेगा क्या। और इस नेगेटिव चार्ज को आप बिल्कुल Q2 पर रखा हुआ ही मान सकते हो, बिल्कुल पास में मान सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो माइनस प्लस है वो सारे आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, और जो नहीं हुआ, जो लास्ट में प्लस है, वो इन्फानाइट पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो मैं ये लिख देता हूं कि ये फोर्स किस पर है, इस माइनस चार्ज पर है, माइनस इंड्यूस चार्ज पर है या पोलराइज चार्ज पर है। किसके कारण, वन के कारण। अच्छा, इसको मैंने जो है एरो की लेंथ छोटी बनाई है, मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं, ये चीज शुरू से जानते हैं, कोई चीज किसी के कारण हो रही है तो या तो उसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी होगी। फिजिक्स में आप कहीं पर भी जो है इसको अप्लाई करके देख लेना बेटा। तो Q2 ने इन चार्जेस को इंड्यूस किया है, तो माइनस ऐसा नहीं कि Q2 से डोमिनेट हो जाए, माइनस Q2 से कम ही रहेगा वहां पर जो आसपास का इंड्यूस चार्ज है। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो भी कम ही आएगा। तो बताओ, ओवरऑल जो है इस एरो का लेंथ छोटा है, ये फोर्स छोटा है और ये फोर्स बड़ा है। तो अब आप यदि Q2 Q1 के कारण Q2 पर फोर्स देखो तो वो तो ये वाला था, लेकिन Q1 के कारण यहाँ पर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स का मतलब Q2 प्लस मीडियम पर मिलाकर तो नेट फोर्स देखो, वो नेट फोर्स इधर का आएगा। यानी अभी भी वो फोर्स तो जो है रिपल्सन का ही आएगा, वैसे ही आएगा जैसे लाइक अनलाइक में आप डिफ्रेंशिएट करते थे, फोर्स तो वैसे ही आएगा। बट वो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, टू पर तो वन के कारण लग रहा था एक्चुअल में, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो आसपास में इंड्यूस चार्ज हो गया, उस पर जो है वन के कारण जो लग रहा है, नेट फोर्स ये आ जाएगा। और ये जो फोर्स आता है बेटा, अगेन एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करने पर इसका वैल्यू आता है, के तो नहीं आता, के डेस आता है, Q1 Q2 अपॉन बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। और यहाँ पर जो के डेस का वैल्यू है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन है इसको बोला जाता है बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, पोलराइज्ड मीडियम। ठीक है। एप्सिलॉन का एक और लिखने का तरीका हो सकता है, एप्सिलॉन को लिखा जाता है बेटा एप्सिलॉन नॉट, यानी जो परमिटिविटी थी आपकी फ्री स्पेस की, जिसका वैल्यू भी आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, इंटू एप्सिलॉन आर, या ऐसा लिखा मिल सकता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब मैं आपको जो है एक बात बता देता हूं यहां पर, कि देखो आपने जो फोर्स फाइंड आउट किया था, जो नेट फोर्स फाइंड आउट किया था, वो जो इंडिविजुअल टू के कारण या वन के कारण टू पर जो फोर्स आया था, उसकी तुलना में क्या था, बड़ा था या छोटा था? छोटा था बेटा। अरे सोचो ना, नेट फोर्स में से कुछ ना कुछ जो है वो जो फोर्स था उसमें से माइनस हो गया था ना, तो जो नेट फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड कम आएगा, और नेट फोर्स कम आ रहा है तो उस नेट फोर्स में आपने देखा होगा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था क्या। इसका मतलब बाकी सारी चीजें तो सेम है, ये जो एप्सिलॉन यहाँ पर जिसका डिवाइड हो रहा है, ओवरऑल ये छोटा है, तो जिसका जो डिवाइड हो रहा है वो वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन बड़ा होगा किससे, एप्सिलॉन नॉट से। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बड़ी होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, जनरली ऐसा ही होगा। अपन ने ऊपर पूरा डेरिवेशन भी देखा है, नेट फोर्स छोटा है जो इंडिविजुअल फोर्स था उसकी तुलना में। तो आप सोच सकते हो बाकी सारी चीजें सेम है तो जिसका डिवाइड हुआ है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। और यदि एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नोट की तुलना में ज्यादा है, तो ये जो एप्सिलॉन आर अपन ने लिखा है इसका नाम रहता है, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसका वैल्यू जो है एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है बेटा एक की तुलना में बड़ा या बराबर हो सकता है। बराबर किस केस में होगा, जब वैक्यूम या फ्री स्पेस वगैरह वहां रहेगा। ठीक है।
इसके डायमेंशन की यदि अपन बात करें तो एक ऐसा होता है डायमेंशनलेस। तो क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी तो डिवाइड करने पर जो है डायमेंशन लेस आ जाएगा। क्लियर है बात? अगली बात, यदि मीडियम का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, मीडियम का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, बढ़ाओगे आप उसे, उस केस में इंड्यूस चार्ज भी ज्यादा आएगा। और इंड्यूस चार्ज यदि ज्यादा आएगा तो अपन ने देखा था इधर F21 लग रहा था, 1 के कारण 2 पर लग रहा था, और इधर जो माइनस इंड्यूस चार्ज है उस पर 1 के कारण लग रहा था। अब यदि इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा तो इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नेट फोर्स जो है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मैग्नीट्यूड में कम होता जाएगा क्या। तो मीडियम का यदि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इंड्यूस चार्ज ज्यादा आएगा, और इंड्यूस चार्ज ज्यादा आएगा तो ये वाला फोर्स ज्यादा आएगा, और ये वाला फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेट फोर्स यदि कम हुआ इसका मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और एप्सिलॉन बढ़ा तो एप्सिलॉन आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका प्राइम एग्जांपल है कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आप पढ़ोगे तो पूरे का पूरा जो है पोलराइज हो जाएगा, यानी जितना वहां पर आपने पॉजिटिव का 2 वाला चार्ज रखा था उतना ही आसपास जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जितना ये वाला फोर्स था उतना ही ये वाला फोर्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और आपस में पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स यदि जीरो आ गया तो एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ता बढ़ता डिवाइड में है ना, और वो जीरो आ रहा है, ये एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इस केस में एप्सिलॉन आर भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट। अच्छा, यदि अपन सिंपल वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 रहता है। इसी प्रकार और भी जो सब्सटेंस है या और भी पोलराइज्ड मीडियम है उनके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन अपने को इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अगली स्लाइड में या अगले वीडियो में अपन इस पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे।